नवंबर को यानी शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। रेट कट सिनेरियोस कैसे नजर आ रहे हैं और जानकारों का क्या कहना है रेट कट्स को लेकर, इस पर हमारे सहयोगी गौरव ने एक एक्सपर्ट पोल करवाया है। आइए वो पोल के टेक अवेज गौरव से जानते हैं। गौरव, बताएं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? जी हाँ, तो एमपीसी मीटिंग चालू हो चुकी है और अगर हमने देखा कि एक रिवाइंड लिया पिछले एमपीसी मीटिंग और एमपीसी मीटिंग के बीच में, तो कहीं पे दो बड़ी चीज़ें हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो है वो 6% के ऊपर चला गया था और 14 मंथ हाई लेवल पे हमने देखा था नवंबर के महीने में। और इसी के साथ अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो था सेकेंड क्वार्टर के लिए वो एक 7 क्वार्टर लो लेवल पर चला गया था, उस पर 5.4% का ग्रोथ जो है वो देखा गया था। तो अगर हम दोनों बातों को देखें तो कहीं पे दोनों भी चीज़ें कहीं पे कंसर्निंग है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इस मीटिंग में आरबीआई जो है वो रेट कट्स के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना यह है कि कहीं पे जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है उसके ऊपर आरबीआई की नज़र ज़्यादा बनी रहेगी और इसके चलते इस क्वार्टर के मीटिंग में भी हमें कहीं पे रेट कट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हमने देखा पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स का, तो फरवरी 2023 से आरबीआई ने ये जो 6.5% पे रेट्स है वो अनचेंज रखे हैं। अगर इस मीटिंग में भी ये रेट्स अनचेंज रहे तो कहीं पे 11th कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग रहेगी जहाँ पे ये जो रेट्स है वो अनचेंज्ड आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और इसका मेन रीजन ये है कि कहीं पे जो सीपीआई इन्फ्लेशन है और स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन है उसमें कहीं पे सस्टेनेबली एक नीचे का लेवल जो है आरबीआई को नहीं देखने को मिल रहा है। बट आगे जाके एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि कहीं पे जो ग्रोथ है उसको चलते हुए आरबीआई की तरफ से कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और उसका मेन मूवमेंट जो है वो सीआरआर रेशियो, जो कि कैश रिजर्व रेशियो आता है बैंक पे, उस पर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कोविड लेवल से पहले की सीआरआर रेशियो की, तो कहीं पे 4% लेवल पे था, जो कि 4.5% पे बढ़ा दिया था आरबीआई ने। तो अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे लिक्विडिटी को पुश करने के लिए ये जो सीआरआर रेशियो है उसमें 25 to 50 बिप्स का एक कट जो है आरबीआई इस टाइम कर सकती है। अगर ऐसे मूवमेंट आया तो कहीं पे जो लिक्विडिटी पुश है उसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट्स में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कुछ ब्रोकरेजेस की, तो सिटी का मानना यह है कि अगर सीआरआर रेशियो में कट अगर हमें देखने को मिला तो लगभग 1 लाख करोड़ तक का इन्फ्लो जो है इस सिस्टम में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी को पुश मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जीडीपी ग्रोथ के ऊपर जो भी अनुमान रखे थे या फिर इन्फ्लेशन के अनुमान रखे थे वहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा कि ये जो जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के रेंज से थोड़ा डाइवर्ट होते हुए हमें देखने को मिला है। अगले कुछ मीटिंग्स के लिए ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क पे आरबीआई का क्या कहना रहेगा। और आखिर में अगर बात करें मिस्टर शक्तिकांत दास की, तो 10 दिसंबर को ऑफिशियली उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो उसके ऊपर क्या कमेंट्स रहेंगे, क्या आरबीआई गवर्नर जो है वो अपना टेन्योर एक्सटेंड कराएंगे, उसके ऊपर कैसे कमेंट्स रहेंगे, वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम रेट कट्स की माने तो कहीं पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मीटिंग में भी हमें रेट कट्स जो है आरबीआई की तरफ से नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे डिटेल बताने के लिए। तो रेट कट को लेकर उम्मीदें नहीं है, लेकिन देखिए क्या है ना कि मेन मुद्दा है लिक्विडिटी का। चाहे आप रेपो रेट काट के दे दीजिए बैंकों को या फिर आप सीआरआर घटा दीजिए। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये वो रकम होती है जो बैंक्स रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। इनके पास जो डिपॉजिट आते हैं उसका एक हिस्सा ये इनको मेंटेन करना ज़रूरी होता है आरबीआई के पास। तो उसमें अगर थोड़ी छूट मिलती है अगर, तो एक बड़ी लिक्विडिटी सिस्टम में निश्चित तौर पर आ जाएगी, उससे राहत मिलेगी बैंकों को। तो उसका ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं ज़रूर है बाजार में। बैंकिंग स्टॉक्स पर जरा थोड़ा और व्यू लेते हैं आदित्य। देखिए एक खेमा जो प्राइवेट बैंकिंग का है उसको तो खींच के रखा है एचडीएफसी बैंक ने अच्छे खासा। 1860 रुपए के हमने भाव देखे हैं एचडीएफसी बैंक के। लेकिन अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो 1860 के अगेंस्ट 860 वाला भी भाव है, वो है एसबीआई का। जरा एसबीआई जरा चेक करके बताइए कि कितनी स्ट्रेंथ आपको और दिख रही है। और एसबीआई के साथ साथ आप बीओबी और कैनरा दो और बैंक चेक कीजिएगा, क्या एसबीआई के मुकाबले रिलेटिवली बेहतर है या फिर एसबीआई के साथ जाए। देखिए, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा था कि इवेंट का बाजार ऑप्टिमिज्म डिस्काउंट कर रहा है, तो इवेंट से पहले जो बाजार तेजी कर रहा है, अगर इवेंट में वो डिलीवर नहीं होता तो बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग का स्कोप है। बाजार ने जो डिस्काउंट कर लिया उससे ज्यादा ही आएगा तो ही बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। तो मैं प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ ये तेजी को ज्यादा, बट ओवरऑल मुझे एसबीआई का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। पर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं एक बार इवेंट को निकल जाना चाहूंगा कि एक बार इवेंट निकल जाए तो एक कन्विक्शन ट्रेड बनता है। बट ओवरऑल अगर मीडियम टर्म की मैं बात करूं तो मुझे एसबीआई का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है।
ठीक है, एसबीआई का स्ट्रक्चर लग रहा है पॉजिटिव आदित्य को। एसबीआई के साथ साथ एक और बैंक चेक कर लेते हैं और ये काम कीजिए लक्ष्मीकांत जी आप। आरबीएल बैंक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 150 रुपए के आसपास तक फिसल के चला गया था बाजार की गिरावट में और अब थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब हम 172 रुपए के आसपास के भाव देख रहे हैं और आज वायदा में दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। क्या इस पुलबैक पर यकीन करें कि और तेजी की तरफ ये ले जाएगा या फिर जिनको निकलना है निकलने की एक मौका बन सकता है शेयर में? मुझे लगता है कि 2 दिसंबर को यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ था और वहीं पर हमने एक बॉटम आउट होते हुए देखा है आरबीएल बैंक में। बट अभी फिलहाल करंट लेवल पे मुझे लगता है कि 173 से लेकर 175 के जोन पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जहाँ पे इसके पिछले स्विंग हाई थे। तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। इस लेवल पे मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 165 टू 166 के आसपास, 165 166 के जोन पे मिलता है, तब फिर से हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे तो बाइंग रेकमेंड करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक 6% का अपसाइड मूव कुछ संपर्क में दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत हो सकती है। आरबीएल बैंक मौजूदा स्तर पर आपको खरीदना नहीं है, ये चीज समझ में आ गई। जी, आपसे रियल एस्टेट और सीमेंट पर ही राय जानना चाहेंगे। आज रियल एस्टेट प्लेयर्स में अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। नोमुरा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट ओबरॉय रियल्टी पर आई, उसके ठीक बाद हमने स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखा है। अभी कुछ दिनों पहले जेफरीज की रिपोर्ट सीमेंट पर आई थी। उनका ये कहना था कि FY25 के सेकेंड हाफ में सीमेंट प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं, निफ्टी रियल्टी अगर देखें आज कह सकते हैं कि बाजार को जो संभाल रहे हैं कुछ सेक्टर्स उसमें शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों सेक्टर के प्रदर्शन को? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है इंडिया में डेफिनेटली हमें काफी उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, बिकॉज उसमें 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब जो फेवर में रहेगा और रेट कट एक आता है तो दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। और दूसरी बात है कि जो जितने भी बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक अच्छी लैंड बैंक बना रखी है और वो अब चाहे वो लग्जरी सेगमेंट हो, मिड सेगमेंट हो, इन सेगमेंट्स में काफी कॉन्सेंट्रेट करें एंड दे आर स्प्रेडिंग आउट अक्रॉस द कंट्री। तो कहीं ना उनको उसका एक लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है और साथ में ये जरूर है कि कॉस्ट इम्प्लीकेशंस पर्सपेक्टिव से और वो कितने लेवरेज रहते हैं, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सम ऑफ देम। बट ओवरऑल नेक्स्ट 3 to 5 years इज अ गुड टाइम टू बी इन द रियल एस्टेट स्टॉक्स। टर्म स्टोरी जो है रियल एस्टेट की काफी दुरुस्त नजर आती है और अब ये ब्रोकरेजेस, फंडामेंटल एक्सपर्ट सभी के रेडार पर इस वक्त नजर आ रहा है। सो रियल एस्टेट का अपसाइकल जिसकी हम बात करते हैं वो बिल्कुल सही और सच है।